नेचर में ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो ल्यूमिनस हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सन, जो खुद की लाइट को एमिट कर रहे हैं, ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट, बल्ब। सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, वो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते उसे नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन आता है? जैसे सारे ऑब्जेक्ट, ये चौक, हम खुद, टेबल, फैन, चेयर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which have their own light, which emit their own light, and non-luminous are those objects which do not emit their own light, जिनके पास खुद की लाइट प्रेजेंट नहीं होती। अब कौन मुझे बता सकता है कि सर मून किसका एग्जाम्पल है? मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का? रेज हैंड, टेल मी that moon is an example of which type of object, luminous or non-luminous? Luminous, oh sorry, non-luminous object. Moon is a non-luminous object because moon reflects the light which is coming from the sun, and that light which is getting reflected from the moon, that is being observed by us on the earth. तो इस चीज का ध्यान रखना। So first of all, what is light? Light is an electromagnetic wave. सिंपल सी बात। लाइट के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Luminous objects are those objects which have their own light, which emit their own light. Non-luminous objects are those objects which do not emit their own light, like moon, chair, table. Luminous objects क्या हो गए? Like sun, tube light, bulbs, etc. LED light, television. They emit their own light. वो किसी और से लाइट लेके आपको रिफ्लेक्ट करके नहीं दिखा रहे, ठीक है? They emit their own light. तो ये दो सिंपल सी चीजें अभी अपन ने पढ़ी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब अपन चलते हैं आगे इस चैप्टर में। ऑप्टिक्स के अंदर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात यह है कि जब भी हम ऑप्टिक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एनालिसिस करेंगे, हम जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी ये चेक करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लाइट चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को, हर एक ऑब्जेक्ट को कैसा कंसिडर करेंगे? वी कंसिडर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एज ए luminous object. ध्यान से देखिए, for analysis we consider each and every object to be luminous in nature, to be luminous in nature. चलिए, सो फॉर एनालिसिस मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जब भी हम थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल थ्योरी, जितनी भी चीजें हम लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, हम उसमें क्या कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? ल्यूमिनस है नेचर के अंदर। याद रखना बहुत जरूरी है, ल्यूमिनस है दैट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है और इसके सामने कोई मिरर है, तो दिस ऑब्जेक्ट विल एमिट इट्स ओन लाइट, ये खुद की लाइट को ही एमिट करेगा। समझ में आई बात? इफ देयर इज अ मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, सो दिस ऑब्जेक्ट विल एमिट इट्स ओन लाइट। ये किसी और से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये खुद की लाइट को ही एमिट करता है। ये हम एब्जम्पशन लेते हैं फॉर एनालिसिस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर लाइट। तो लाइट के अंदर हमेशा याद रखना, वी कंसिडर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एज luminous. So what is light? Well, light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave which is emitted by some substances, some objects which are known as luminous objects. ठीक है, अब luminous objects कितनी लाइट को एमिट करते हैं, luminous objects कितनी लाइट की इंटेंसिटी बनाते हैं, उसको अपन मेजर करते हैं बाय दी यूनिट कैंडेला।
ठीक है, दिस इज, ये हॉट्स में क्वेश्चन आता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को इंटेंसिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे कैंडेला बोला जाता है। तो इस चीज को याद रखना, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी विच इज टू बी मेजर्ड फॉर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सो दैट इज कैंडेला। तो फटाफट बताइए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट इज लाइट? यस और नो, टेल मी, रेज हैंड। Now next thing is rectilinear propagation of light. Next thing is rectilinear propagation of light. इसको पढ़ने से पहले हम चीज को एक देखते ध्यान से। हमने देखा कि लाइट की स्टडी को बोला जाता है ऑप्टिक्स। वी नो दैट लाइट की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिक्स है इसको अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके। ऑप्टिक्स को एक अपन डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रे ऑप्टिक्स, और इसको कॉमनली जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑप्टिक्स का क्या रहता है? वेव ऑप्टिक्स। नाम से पता चल रहा है कि जब अपन ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम लाइट को एक रे की तरह मानेंगे, और रे आप जानते हैं कैसे होती है। रे का एक डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट होता है, और स्टार्ट पॉइंट से रे की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और उस डायरेक्शन में लाइट रे ऐसे सीधा 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 मूव करती रहेगी। लेकिन जब अपन लाइट को एज अ वेव कंसिडर कर ले, लाइट को एज अ वेव कंसिडर कर ले, इस तरीके से मान ले कि लाइट कैसी है? एक वेव जैसी है, तो उसको अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। So for each and every time you have to remember one thing, and that thing is optics can be divided into two types: ray optics or geometric optics, and wave optics. रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइट को कैसा कंसीडर किया गया है। लाइट इज कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रे, और रे आपने कभी ना कभी मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा। रे क्या होती है? लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा? लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट्स के बीच के जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सिमिलरली एक रे क्या होता है? जिसका एक डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट होता है, वो एक तरफ चलती जाती है इनफाइनाइट। लाइन क्या होती है? लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी मैथ्स के अंदर। बस वही चीज हमने क्या माना? एक स्टार्ट पॉइंट, और लाइट को कैसा मान लिया? रे। सो इट कैन ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये कितना भी दूर जा सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो जब भी अपन लाइट को एक रे की तरह कंसिडर करेंगे, हम ये मानेंगे कि उसका पाथ जो है, दैट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। उस पाथ को हम कैसा मान लेते हैं? स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय ए लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया? रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया? लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में अगर लाइट ट्रैवल करे तो उसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलेंगे। हमने देखा कि लाइट को स्ट्रेट रे भी माना जा सकता है और लाइट को वेव भी माना जा सकता है। ठीक है, हमारी 10th क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। हमें ये देखना है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, वेव के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया दैट इन लाइट चैप्टर वी आर स्टडीइंग अबाउट लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी। दूसरी चीज, लाइट के दो क्लासिफिकेशन देख लिए अपन ने ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। फिर अपन ने ये देखा कि ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट को कहा जाता है, और स्टडी ऑफ लाइट दो तरीके से हो सकती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। नाम से पता चल रहा है, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को एक रे की तरह मान लेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को एक वेव की तरह मान लेंगे। वेव ऑप्टिक्स इज नॉट इन 10th क्लास, ये 10th में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स है। और रे के अंदर हम लाइट को सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ मानते हैं, एंड दैट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
एंड दैट इज नोन एज दी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर बताओ सबको समझ में आएगी यहां तक, एक बार रेज हैंड करके बता दो। फर्स्ट, सिंपल सीधी सीधी सी बातें हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ इतना याद रखना है, लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बुक्स में डेफिनेशन होती है, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। So when we study optics, light is considered as a ray, and if it is considered as a ray, so its path resembles like a straight line, and that is known as rectilinear propagation. But एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है। चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अपन चलते हैं इसके अंदर आगे। तो ये तो अपन ने बात की किसकी, ये अपन ने बात की लाइट क्या होती है, लाइट आती कहां से, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब अपन देखेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप की हो सकती है, इनफाइनाइट टाइप की हो सकती है। हम लाइट एक ऑब्जेक्ट से टकरा के कैसे मूव करती है, एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट कैसे एंटर करेगी, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने लाइट को स्ट्राइक किया तो वो उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है। पोलराइजेशन लाइट की प्रॉपर्टी होती है। काफी सारी लाइट की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है दैट इज रिफ्लेक्शन। लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है दैट इज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आई, एक दीवार से टकराई, एक ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस मुड़ गई। मैंने एक बॉल ली और बॉल को दीवार पे ऐसे स्ट्राइक कर दिया, तो बॉल को दीवार पे जब स्ट्राइक करता हूं, ध्यान से देखो, ये मैंने बॉल को यहां से स्ट्राइक किया दीवार की तरफ, ये दीवार पे ऐसे जाएगी और बॉल यहां से टकरा के ऐसे निकल जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, आप कभी करके देखना, दीवार पे ऐसे स्ट्राइक करके देखना, तो बॉल दीवार से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। तो दीवार से बॉल टकरा के बाउंस बैक हो गई। इसी फिनोमेना को जब लाइट करती है, लाइट जब यहां पर इंसिडेंट करवाएंगे, या फिर अपन डेफिनेशन लिखें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स a shiny surface, strikes a shiny surface is called reflection. मेरे पास एक लाइट है, वो लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक कर गई। जिस तरीके से एक बॉल को जब मैं दीवार पे फेंकता था वो बाउंस बैक करके वापस आती, अगर लाइट ऐसा करने लगे, बाउंस बैक करके वापस आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ए शाइनी सरफेस, जब वो एक शाइनी सरफेस को स्ट्राइक करेगी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ना ध्यान से देखिए, इस चीज के अंदर एक प्रॉपर्टी याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, मान लो कि ये मेरा है शाइनी सरफेस, दिस इज द शाइनी सरफेस। ये मैंने लाइट को भेजा, दिस इज द लाइट रे, दिस इज द लाइट रे। दिस लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द शाइनी सरफेस। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट बाउंसेस बैक, इट बाउंसेस बैक। यहां देखो ध्यान से कि ये एयर था, मीडियम क्या है? एयर। लाइट रे एयर से आई, टकराई, वापस एयर में चली गई, वापस एयर में चली गई। So we can say that this is all happening in the same medium. This is all happening in the same medium. अगर यहाँ पर वाटर सरफेस होता, ध्यान से देखो, वाटर सरफेस जैसे कि ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, ये ऐसे सरफेस, और लाइट रे मैंने यहाँ पर स्ट्राइक करवाई, तो लाइट रे इनसाइड क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट रे एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम को एंटर कर जाए, उसको तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर लाइट रे टकरा के सेम मीडियम में वापस चली जाए, उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे।
So remember each and every time that if light strikes a subsurface and bounces back in the same medium, that phenomena of light is known as a reflection. And if light ray travels from one medium to another medium, that is known as refraction. So this is the basic definitions of reflection and refraction. अब रिफ्लेक्शन होता कैसे है, रिफ्रैक्शन होता कैसे है, इसको अपन चैप्टर में आगे देखेंगे। पहले तो मुझे फटाफट ये बताओ कि यहां तक अपन को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट एंट्रीज करके बताओ। तो कोई भी अपन से पूछे रिफ्लेक्शन क्या होता है तो अपना आंसर होगा सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एयर से आई लाइट वाटर में चली गई, एयर से आई लाइट वाटर में चली गई, तो इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। And if light after striking the surface bounces in the same medium, this is known as a reflection. सिंपल सी बात, सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाती है दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन और व्हाट इज रिफ्रैक्शन। बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स का सवाल आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन है, हम उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। Next is laws of reflection. Next is laws of reflection. रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ कि अगर किसी भी सरफेस पे लाइट बाउंस बैक करके जा रही है, किसी भी सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करी और बाउंस करके चली गई, किसी भी सरफेस पे गई बाउंस करी वापस आ गई, तो वहां पर क्या क्या चीजें फॉलो हो रही होंगी, क्या क्या लॉज हैं जो लाइट फॉलो करती है फॉर रिफ्लेक्शन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला लॉ देखते हैं, ध्यान से देखिए, एक डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आप लोगों को भी ऐसे ही याद रखना है। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है, शाइनी सरफेस है ये मेरे पास, ये देखो शाइनी सरफेस, ये मैंने पूरा शाइनी सरफेस यहाँ पर बना रखा है, दिस इज द शाइनी सरफेस। इस शाइनी सरफेस पे मैंने कुछ इस तरीके से एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया। On this shiny surface, I have incident some light ray like this. So this ray, which is striking the surface, is known as incident ray. इस रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। चलिए, अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस किसी भी पर्टिकुलर एंगल से बाउंस बैक कर जाएगी, और जो बाउंस बैक करके जाने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे मिली उसको अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां ये सरफेस को टच कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट पे अगर मैं सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, उस पॉइंट पे अगर मैं सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। So see what is happening in this particular diagram. ये रहा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, this is the incident ray and this is the reflected ray. Now the incident ray is having some incident angle from the normal. ये आई एंगल जो है ये इंसिडेंट रे का एंगल है जो कि वो नॉर्मल से बनाती है। ये देखो, ये रहा एंगल मेरे पास। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा, ये मेरे पास एंगल आर। तो एंगल आई भी दिख रहा है मुझे, एंगल आर भी दिख रहा है, एंगल आई भी दिखा, एंगल आर भी दिखा। एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल आई को अपन नाम दे सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंड एंगल आर को बोल सकते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाए उसको तो इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाए उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमें रिफ्लेक्शन का ये कहता है दैट फर्स्ट लॉ में एक ही चीज के बारे में बताएगा दैट द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। सो द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल पे टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड चली जाएगी। दोबारा सुनो, जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद वापस चली गई। इसी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। क्या क्या याद रखना है? इंसिडेंट रे याद रखनी है, रिफ्लेक्टेड रे याद रखनी है। सरफेस से अगर मैं 90 डिग्री पे एक लाइन बना दूं तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, सरफेस से मैंने जो 90 डिग्री पे लाइन बनाई उसको नॉर्मल बोला। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे ने लाइन बनाई, एंगल बनाया, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड टेल मी इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। फटाफट हैंड रेज करके बताइए मुझे। सिंपल सा पॉइंट, सिंपल सा डायग्राम, सिंपल सिंपल सी बातें। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, मैं पहले समझना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ए प्लेन। एक प्लेन क्या होता है? ये प्लेन एरोप्लेन वाला नहीं है, ये हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है, ये एक सरफेस वाला प्लेन है। तो प्लेन मतलब सरफेस क्या होता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। तो प्लेन कैसे बनाया जाता है? ये देखो, ये मेरे पास चॉक बॉक्स है। इस चॉक बॉक्स का अगर मैं कोई भी साइड ले लूँ, ये देखो ये वाला सरफेस लिया तो ये कैसा दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला सरफेस ले लूँ, ये भी मुझे प्लेन दिखेगा। ये वाला सरफेस ले लूँ, इधर भी मुझे प्लेन दिखेगा, सामने भी मुझे प्लेन दिख रहा है। तो एक प्लेनर सरफेस आपको कैसा दिखेगा? एक सरफेस जैसा। अब यहाँ देखो ध्यान से, जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी इसी सरफेस पे जा रही है। और इस सरफेस को मैंने डिनोट कैसे किया? ये देखो, ये जो मैंने ये वाला सरफेस बनाया था लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के अंदर ही दोनों रेज लाए करते। मतलब जो इंसिडेंट रे आई वो भी एक सरफेस से आई और उसी सेम सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाती है। तो जो सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ तो मैं ये कहता है कि इंसिडेंट नॉर्मल, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, lie in the same plane। भाई देखो, ये जो नॉर्मल बनाया था, ये नॉर्मल बनाया था, ये मेरा इंसिडेंट एंगल था, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल था। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही सेम प्लेन में लाया करते हैं। और ये प्लेन देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है तो किस तरीके से, तो आप लोगों को ये प्लेन भी दिख रहा है और इससे अपन को समझ में आ रहा है। द पहला लॉ तो क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा लॉ अपन को क्या कहता है कि भाई ये जो तीनों रेज हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड जो नॉर्मल ड्रॉ किया अपन ने, ये तीनों का तीनों एक ही सरफेस पे लाए करते हैं, एक ही प्लेन पे लाए करते हैं। डायग्राम से विजुअलाइज करना हमारे लिए आसान है, डायग्राम से विजुअलाइज करना हमारे लिए आसान है। फटाफट बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे? फटाफट बता दो। छोटी सी बात है, छोटी छोटी सी बातें जो कि हमने देख ली। इंपॉर्टेंट ना, तो शाइनी सरफेसेस के बारे में बात करेंगे हम। उन शाइनी सरफेसेस के बारे में बात करेंगे जिन पर लाइट टकरा के बाउंस बैक करती है। उन शाइनी सरफेसेस को मिरर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिरर।
अब मिरर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? मिरर के एक साइड पे हम कुछ पॉलिशिंग करते हैं, दूसरी साइड में को मिरर की शाइनी दिखती है। एक तरफ मिरर के अगर लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो रिफ्लेक्शन होगा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होगा। इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली हमें 3 मिरर को स्टडी करना है। प्लेन मिरर, 3 नहीं 2 ही करना है, एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। सो प्लेन मिरर क्या होता है? जो अपने घरों में लगे होते हैं, एकदम प्लेनर होते हैं, एक सरफेस की तरह दिखते हैं, जो अपने घरों के अंदर, जिनके अंदर अपन सुबह सुबह नहा धो के अपनी तस्वीर देखते हैं, उसे प्लेन मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? स्फेरिकल मिरर एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है बहुत बड़ा एक स्फीयर का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन कल की क्लास में। अगर आज की क्लास सबको क्लियरली समझ में आ गई है, मिरर्स को हम शुरू करेंगे कल की क्लास में, तो एक बार हैंड रेज करके बता दो। आज अपन बस इतना ही करेंगे, देन विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।